इस वीडियो में वो घटना चक्र का बीपीएससी का प्रीवियस ईयर देखने जा रहा है। तो इसमें जो है वो टोटल जो है 29 सालों का प्रश्न जो है वो कवर किया गया है। तो आज इस सीरीज़ में हम लोग जो भी मैंने वीडियो बनाया है, आपका मॉडर्न हिस्ट्री का बना दिया है मैंने, उसके अलावा मैंने आपको एंशिएंट बनाया है, आपका मिडाइवल भी बना दिया है मैंने, ठीक है। तो आप अगर प्लेलिस्ट जा कर के देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से। उसके अलावा मैंने पॉलिटी का बना दिया है, वर्ल्ड ज्योग्राफी को बना दिया है, और मैंने साइंस की सीरीज़ भी बना दी है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मैंने आपके लिए जो है वो बिहार का जो ज्योग्राफी है उसको बना दिया है वीडियो, और इतिहास को भी मैंने इस सीरीज़ में कवर कर दिया जो स्पेशली फॉर बीपीएससी से रिलेटेड है, तो उसको मैंने कवर किया है, ठीक है। और इस सीरीज़ में जो हम लोग देखने जा रहे हैं, तो बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी ड्यू टू माई हेल्थ, तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं तो वो हम देखेंगे भारत का भूगोल को देखेंगे, यानी बीपीएससी से जितने भी प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आए हैं तो उसको देखेंगे, ठीक है। और ये 67 तक का जितने भी जो एग्ज़ाम हुए हैं अभी तक के, तो 67 तक के एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। 68 जो है वो कवर नहीं है इस वीडियो में, तो आप उसके लिए दूसरे वीडियो देख सकते हैं, या फिर मैं जब दूसरा वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंतर्गत उसको कवर कर लिया जाएगा। अभी 67 तक को ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज़ में हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जो देखेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे। देखिए इसमें जो पहला प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोग जो भी भारत का ज्योग्राफी देखने जा रहा है, तो पहला प्रश्न है कि भारत का विस्तार की बात की जा रही है। तो भारत का विस्तार जो है मतलब आपको बताना है कि क्या है, तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। तो देख लेते हैं डिटेल में क्या है कि भारत की जो मुख्य जो भूमि है का विस्तार जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी देशांतर तक है, और आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये एक अक्षांश है और ये पूर्वी देशांतर तक ही है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी जो विकल्प है वो नहीं है मिल रहा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं अगला। कर्क रेखा जो है भारत के विभिन्न भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो कौन सी रेखा, तो कर्क रेखा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो इस सीरीज़ में आपका डी आंसर हो जाएगा, इन उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। अगला देखते हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी क्या है, तो इसकी जनसंख्या की बात की जा रही है। तो आपका 17% जो है वो 2.4 क्षेत्रफल पर लोग निवास करते हैं भारत में, ठीक है। जनसंख्या कितनी, तो 17% है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। देखिए डिटेल में देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि भारत का क्षेत्रफल जो है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4 है। यानी क्षेत्रफल कितना है, तो 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51 जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। विश्व में जो है भारत में कितनी रहती है, तो 16.51% यानी 17% के करीब। अतः निकटतम सही भी है अभी, जबकि वर्तमान के संदर्भ में 17.5% क्या हो गया है, जनसंख्या हो चुका है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। तो कह रहे हैं कि भारतीय प्रमाणक संख्या समय जो है भारतीय प्रमाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। तो कितने घंटे का अंतर पाया जाता है, तो 5.5 घंटे का, यानी आईएसटी जो है और ग्रीनविच के बीच में अंतर पाया जाता है। बी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। तो कह रहा है कि भारतीय मानक समय जो होता है आईएसटी जिसको बोलते हैं 82 डिग्री 30 मिनट से लेकर के पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा जो प्रयागराज मिर्ज़ापुर से होकर गुजरती है, ठीक है। अगला क्या है कि भारतीय मानक आईएसटी ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी से 5.5 घंटा क्या आगे है, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि हुंडरू प्रपात निर्मित है। तो हुंडरू प्रपात का निर्मित है, तो ये स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पे है, ऐसा सी हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बात किया जा रहा है। तो कह रहा है क्या कि आपका देखिए
हुंडू प्रपात जो है वो रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 320 फीट यानी 98 मीटर है। ठीक है, अगला देखिए, भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो भारत की कौन सी चोटी है? तो गॉडविन ऑस्टिन है, आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई और संबंधित देश से प्रकार की बात करें कि कौन सी जो है वो कहाँ पे है। तो पर्वत जो है आपकी ऊंचाई में माउंट एवरेस्ट की कितनी है? तो कितनी मीटर? तो 8848.86 मीटर है। ये कहाँ है? नेपाल में है। और भारत में गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, कितना है? तो 8611 मीटर है, जो ये भारत में है। ये क्या? नेपाल में है। ठीक है, कंचनजंगा जो है 8598 मीटर है भारत में, मकालू जो है नेपाल में है। ठीक है, अगला देखिए, गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, ये क्या है कि भारत की सर्वोच्च चोटी जो है गॉडविन ऑस्टिन है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है और इस क्षेत्र पर किसका है? तो पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच है। तो 4300 से लेकर के 6000 मीटर पूर्व तक क्या है कि ये हिमरेखा हिमालय के बीच में है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या है कि हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाई भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाई जो है उत्तरी भाग में कितना है? 5500 से लेकर के 6000 मीटर तक। और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से लेकर 6000 मीटर जो है पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिम हिमालय की औसत हिम रेखा कितनी है? तो 5800 मीटर है, जो पश्चिम हिमालय की औसत रेखा है। पूर्वी हिमालय में कितना है? तो 4300 मीटर पाई जाती है पूर्वी हिमालय में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो कौन सा पर्वत पदीय प्रदेश है? तो शिवालिक जो है वो हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। बी आंसर हो गया। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है। ये हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों और लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियाँ स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आपका बी आंसर हो गया। देखिए, शिवालिक का निर्माण कब हुआ है? तो आपका निर्माण पूछ रहा है शिवालिक का, तो ये सेनोजोइक काल में हुआ है, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर जो है वो बीपीएससी के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, लेकिन क्योंकि 68 से ही आप जान रहे हैं कि पैटर्न जो है वो क्या हो चुका है, अब चेंज हो गया है, तो आपको प्रीवियस ईयर भी देख के जाना चाहिए। और आप प्लीज़ एनसीईआरटी को भी ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो रामबाण है अब बीपीएससी के लिए। ठीक है, तो अब बीपीएससी में जो इम्पोर्टेंट क्या हो गया, एनसीईआरटी से उठा करके लाइन को डाला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से लेकर के आपका 1.7 मिलियन वर्ष तक में हुआ था। वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। यानी किसका? तो शिवालिक, जिसका हिमालय बाह्य हिमालय बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। तो कब निर्मित हुए भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए? तो सेनोजोइक महाकल्प में हुए। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है अतिरिक्त द्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है। हिमालय पर्वत भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। यानी हिमालय पर्वत जो है भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि छोटा नागपुर पठार है, तो क्या है? छोटा नागपुर जो है एक अग्र गंभीर पठार है, और ये आंसर इसका हो जाएगा। छोटा नागपुर में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। ठीक है, मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी है? तो 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, तो यह अग्र गंभीर है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में आपको बताना कि कौन सा कथन सही है। यहाँ सही की बात की जा रही है। देखिए, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित रूप है, तो बिल्कुल सही है। उसी तरह से आपका कश्मीर घाटी की रचना एक सम अभिनति से हुई है, ये भी बिल्कुल सही है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो कहते हैं क्या कि 1 2 3 यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 सही है,
यहाँ देखिए अगला क्या बोल जाए, तो कह रहा है कि मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहुशाखीय आउटलायर है। ठीक है, यानी मेघालय पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का बहुशाखीय है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो जाता है। ठीक है, अतः एक सही है, प्रश्न एक जो है वो सही है। कश्मीर की रचना हिमालय की समभिनति में हुई है, यानी हिमालय की समभिनति के बाद जो है कश्मीर घाटी की रचना हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च बलनों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। ठीक है, हिमालय से निकलने वाले नदियां द्वारा निरंतर लाए गए लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ था। 3 भी सही है। ठीक है, कथन 3 जो है वो सही है। देखिए, हिमालय की उत्पत्ति जो होती है भारतीय यूरेशियन प्लेट के क्या हुआ टक्कर से हुआ है, और चीनी प्लेट का विवरण जो प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से नहीं है। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत से जो चीनी प्लेट का विवरण नहीं मिलता, इसलिए 4 नंबर गलत है। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि मेघालय का अंश नहीं है बोला जा रहा है। तो भुवन की पहाड़ियाँ जो मेघालय का अंश नहीं है, तो ए सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भुवन की पहाड़ियाँ जो है वो मिजो हिल्स के भाग है। मिजो नहीं यानी मिजोरम वाला, जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है। पूर्वोत्तर हिमालय यानी जो आसाम वाला ये सब का जो एरिया है वो। ठीक है, उसी तरह से गारो, खासी और जयंतिया जो मेघालय पठार के भाग है। ठीक है, अगला देखिए, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है, तो ये है टाइटेनियम का जो है ये खनिज है। ठीक है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, इसका खनिज है, तो टाइटेनियम का बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आपका इल्मेनाइट है जो है वो क्या है, FeOTiO2 इसका सूत्र है। और रूटाइल जो है टाइटेनियम के 2 प्रमुख अयस्क कौन, तो रूटाइल और इल्मेनाइट किसके, तो टाइटेनियम के खनिज है। यह खनिज जो है भारत के जो तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट से लेकर दीघा यानी पश्चिम बंगाल के विस्तृत क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, भारत की तट रेखा है तो आपका कितनी है, तो इसमें से कोई नहीं है, स्टार मार्क किया हुआ है। देखिए भारत इसमें से कोई नहीं है। देखिए, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई कितनी है, 5422.6 किलोमीटर है। और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि से कुल तट की लंबाई कितनी है, तो आपका 2094 किलोमीटर है मुख्य भूमि से। ठीक है, उसी तरह से आपका क्या बोल रहा है कि आपका भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ जब मिला दिया जाता है तो क्या है कि आपका 7516.6 किलोमीटर है, अर्थात ये विकल्प सही नहीं है। देखिए ऐसे भी आप जब जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे 7516 आप जोड़ लीजिएगा जब आप तटों को भी मिला देंगे। ठीक है, तो आपका इस तरह से इसमें से कोई भी नहीं रह गया। चलिए अगला देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं कौन से, तो ये सह्याद्री कहलाते हैं। पश्चिम घाट क्या कहलाते हैं, सह्याद्री कहलाती है। देखिए पश्चिम घाट को महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र गोवा एवं कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से महाराष्ट्र गोवा और कर्नाटक तीनों में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, महाराष्ट्र और कर्नाटक बोला है, गोवा में रहेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1200 मीटर है। और केरल में इसे सर पर्वतम के नाम से जाना जाता है। सर पर्वतम के नाम से कहाँ जाना जाता है, तो केरल में। चलिए यहाँ पे देखिए, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ये आंसर हो गया। क्यों हुआ है तो देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में नाथुल्ला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। कौन, तो नाथुल्ला जो है वो सर्वाधिक ऊंचाई पे अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे बोला नाथुल्ला की ऊंचाई जो है 14,450 फीट। और ठीक है, यानी कहने का मतलब कि
दिए गए विकल्प जो है, नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई कितनी है? तो 14,450 फीट है, यानी मीटर में कितना? 4404 मीटर है। जिला की ऊंचाई जो है 11,578 फीट है। रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 13,044 फीट है और मीटर में कितनी है? 3978 मीटर है। ठीक है, ये जो है वो मीटर में है। खैबर दर्रा की ऊंचाई कितनी है? तो 3510 जो है वो, ये जो है आपका खैबर दर्रा कितना है? तो 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगसी दीवान है। ठीक है, यानी कितनी है? तो 5890 मीटर है। अगला देखिए, इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका जो है ई ऑप्शन हो जाएगा, यानी विकल्प में से कोई भी जो है वह नहीं है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप टापू अवस्थित हो तो दक्षिण पश्चिम भारत में, यानी देखिए ये जो है ना, तो दक्षिण, ये साउथ हो गया, पश्चिम में है, तो ये हमारा क्या हो गया? तो हमारा दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू है। ये आंसर हो गया। देखिए डिटेल देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। ठीक है, यानी लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में द्वीपों का समूह है और यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? तो लक्षद्वीप जो है। इसकी कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 32 किलोमीटर है और अधिकांश द्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के है, यानी लक्षद्वीप के जो अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल कितनी संख्या? तो 36 जो है वो संख्या है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद है। इसमें क्या है? तो 10 आबाद है। लक्षद्वीप में सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन दीवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं, यानी उत्तरी को क्या कहते हैं? तो अमीन दीवी कहते हैं, दक्षिण द्वीप को क्या कहते हैं? तो मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय जो शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है, यानी मिनिकॉय शेष द्वीपों से जो है 9 डिग्री चैनल द्वारा अलग होता है। ठीक है, कावारती लक्षद्वीप की राजधानी किसकी? तो लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारती द्वीप पर स्थित है। तो लक्षद्वीप कहाँ है? तो कावारती द्वीप पे है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे द्वीपों का समूह जो है वो लक्षद्वीप है, तो प्रवाल द्वीपों का समूह जो है वो लक्षद्वीप है। आंसर सही हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जाए, तो कह रहा है क्या कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप है? तो 36 द्वीप है। ठीक है, अगला देखते हैं। विदर्भ का प्रादेशिक नाम जो है वो क्या है? तो ये है विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह है कहाँ है? ये महाराष्ट्र का अंग है। तो विदर्भ जो है वो हमेशा उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है, यानी देखिए आपका विदर्भ जो है वो महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी, यानी उत्तर क्या हो गया? ये वाला उत्तर पूर्व, आपका जो उत्तर पूर्व वाले, यानी महाराष्ट्र किधर है? इधर है, तो आपका इधर वाला भाग हो गया। ठीक है, महाराष्ट्र जो है वो इधर वाला भाग हो गया आपका। ठीक है, चलिए यह वाला भाग। ठीक है, तो ये मैप है हमारा। चलिए यहाँ पे कि देखिए, यहाँ पे क्या है? तो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो ये जो है वो हमारा जो है अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। लेकिन आप इसको ना हमेशा अपडेट रह लीजिएगा। ठीक है, 2021 वाला जो आया होगा डाटा, तो आप उसको देख लीजिएगा, 2 साल पे आता है, तो आप इसको देख लीजिएगा और इसमें हमेशा चेंज होते रहता है। तो इसको क्या देखिएगा आप? करेंट इशू से इसको एडअप करके देख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हमारे लिए अप टू डेट रहेंगे। क्या रहेंगे? अप टू डेट रहेंगे, अपडेट रहेंगे हर चीज़ के लिए, तो हम क्वेश्चन को गलती नहीं करेंगे। और ये जो है फॉरेस्ट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो 2 साल पे आती है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमेशा चेंज होता रहेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जो देखिए, जो स्टैटिक्स पार्ट है ना, उसी को कवर करेंगे, जो हमेशा चेंज हो जाता है ना। अगर मान लीजिए ये 2021 का डाटा रहता है ना, तो मैं करा देती, लेकिन ये देखिए 2017 का है ना, तो ये 2017 का देखने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2021 का आ चुका है। तो आप देख लीजिएगा। देखिए बिहार का भी आप देख लीजिएगा, और ये आप देख लीजिएगा सेंटर का जो आता है ना, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो ये क्या होता है कि इम्पोर्टेंट होता है दोनों के लिए। ठीक है, हमारे पास पेन नहीं है इसलिए हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, आप प्लीज़ मैनेज कर लीजिए।
ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिम घाट से मिलती है, तो कहाँ मिलती है, तो पूर्वी और पश्चिम कहाँ पे मिलती है, तो नीलगिरी पहाड़ी में मिलती है। सी आंसर हो गया। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन बोलते हैं। नीलगिरी जो तमिलनाडु वाला है जो उसको क्या बोलते हैं, ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटाई क्या, दुद्धा बेटा यानी 2637 मीटर ऊंची है। ठीक है। 23 देखिए 23 क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कन्याकुमारी की सटी पहाड़ियाँ हैं, तो ये जो है कार्डेमम पहाड़ियाँ जो है वो अन्नामाला की कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ, तो सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ जो है क्या बोल रहा है, तो पश्चिम घाट पर पर्वतीमाला के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। पश्चिम घाट जो है वो क्या है कि हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है और इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, यानी इसको क्या नाम से जानते हैं, तो सह्याद्री के नाम से जानते हैं। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलकृत घाट है। ये क्या है, तो स्थलकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। देखिए नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर जो है दुद्धा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर, उसके अलावा क्या है, दुद्धा बेटा है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर जो है वो क्या है, पहला कौन सा है, तो अन्नामुलाई यानाईमोड़ी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। और ये क्या नीलगिरी के दक्षिण में है, अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची की पहाड़ी है जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या बोला, तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, तो सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो देखिए आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से शुरू कीजिएगा, जैसे हमारा इंडिया का मैप है ना, तो रुकिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे आप देखते होंगे किस तरह से बना हुआ है, तो ऐसे करके जाते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि हमारा जो है राजस्थान के बाद क्या बीच में मध्य प्रदेश और नीचे जो है हमारा क्या है, तो महाराष्ट्र हो गया। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते। ए आंसर हो गया, यानी आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका महाराष्ट्र, ए आंसर हो गया। ठीक है। चलिए भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा और क्षेत्रफल में 12वां राज्य है, तो कौन है, तो ये जो है वो बिहार है। ठीक है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का क्या तीसरा बड़ा राज्य है, यानी किसके दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां राज्य है। ठीक है। और तेलंगाना के गठन के बाद जो है इसकी 13वां हो गया था। ठीक है। परंतु जम्मू कश्मीर से क्या हो गया कि पूरा 12 हो गया फिर से, यानी अभी भी आपको 12 ही बताना है। 13वां तेलंगाना के बाद 13वां हो गया था, लेकिन अब 12वां हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या बोला कि भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति प्रमुखता कहाँ संकेंद्रित है, तो दक्षिण भारत में है। ये देखिए ए हो गया। अगला देखिए यहाँ क्या बोला, द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भारत भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। और ये क्या द्रविड़ भाषा परिवार से है, इनमें जो है तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु सब प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत और दक्षिण भारत, ये क्या मध्य भारत और दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए, यानी मध्य भारत में भी है और आपके जो दक्षिण पूर्व भारत का जो क्षेत्र है वहाँ पे भी द्रविडियन प्रजाति है। ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है, तो जनजाति यानी एसटी समुदाय की बात की रही है, तो हरियाणा में नहीं पहचान की गई है। ठीक है। सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना, तो कह रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुदुचेरी में जो है वो जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे भील जाति कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र में पाई जाती है। डी आंसर हो गया। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है, बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे देखिए कौन सुमिलित नहीं है, तो ये है हमारा टोडा जो है वो केरल का नहीं होता। टोडा कहाँ की, तमिलनाडु के। देख लीजिए कौन जो है वो मिला हुआ, तो भील कहाँ का, गुजरात का है। गद्दी जो है वो
हिमाचल प्रदेश का कोटा जो है वो तमिलनाडु का है, और आपका केरल का टोडा जो होता है वो भी क्या है, तमिलनाडु का। कोटा और टोडा दोनों जो है तमिलनाडु का। गद्दी जो है वो आप देखिए हिमाचल प्रदेश में भी मिलता है, ठीक है, सॉरी जम्मू कश्मीर में भी मिलता है, हिमाचल में तो मिलता ही, जम्मू कश्मीर में मिलता है। और भील जो है वो कहाँ पे मिलता है, तो देखिए जो पश्चिम वाला एरिया है ना, गुजरात से लेकर के, गुजरात हो गया, फिर आपका क्या है कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी भील जो है वो मिलते हैं, ठीक है। देखिए ये तमिलनाडु की बता दी मैंने। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहे हैं क्या कि जो निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है, तो ये देवप्रयाग में मिलकर के गंगा नदी बनाती है। कौन सी नदी, तो अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में मिलती है, डी आंसर हो गया। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, ठीक है। यह अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इस संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है, ठीक है। अगला देखते हैं, भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से, सी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भारत में। यह नदी तिब्बत में सांगपो और बंगाल में जो जमुना कहलाती है, ठीक है, यानी तिब्बत में जो है वो क्या कहलाती है, सांगपो, ठीक है, और आपकी बंगाल में जमुना कहलाती है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है ना। चलिए, तेल नदी निम्न किसकी सहायक नदी है, तो ये जो है नर्मदा की है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो है ये नर्मदा नहीं, सॉरी महानदी की है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अगर महानदी होती तो क्या है, ये सहायक होती। तेल नदी जो है वो नदी जैसे किसकी सहायक है, तो महानदी है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है, और महानदी कहाँ बहती है, तो उड़ीसा में। जिस तरह से कोशी वगैरह बहती है ना, उसी तरह से बिहार में कोशी है, उसी तरह से उड़ीसा में महानदी है, ठीक है। महानदी की अन्य सहायक नदी कौन है, शिवनाथ, जोग, हसदू, इब और मांड जो है वो महानदी की क्या है, सहायक नदी है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये गिरती है आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्रा और गोदावरी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में कहाँ, यानी देखिए ये बंगाल की खाड़ी हो गई, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये हो गई, और ये क्या हो गया, अरब सागर हो गई, और ये क्या हो गया, हिंद महासागर हो गया, ठीक है ना। तो बंगाल की खाड़ी इधर वाली, तो गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी की तो गिरती है। उसके अलावा महानदी कृष्णा, कावेरी भी गिरती है। महानदी अभी हम कहाँ देखे थे, उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो डी आंसर हो गया। इस तरह से हमारा दोनों आंसर सही हो गया, ठीक है। तो देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्रा, उसके अलावा गोदावरी, महानदी कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, ब्रह्मानी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है। तो आंसर डी हो गया आपका। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो कौन सी उपनदी है, तो ई आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, तो बोल रहा है क्या, उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है। उत्तरी कोयल जो है वो झारखंड में बहने वाली एक नदी है, जो सोन नदी की एक सहायक नदी। कौन, तो उत्तरी कोयल, ठीक है। यह सोन नदी के दाहिनी तट पर मिलती है, ठीक है। ये क्या करती है, तो दाहिनी तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी, यानी सोन नदी जो है दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी जो है वो सहायक नदी। पहली कौन सी है, तो आपकी यमुना है, ठीक है। दूसरी कौन सी, जो सोन है, जो पटना के पास गंगा में मिलती है, कौन, सोन, ठीक है। अगला देखिए क्या है कि दक्षिण कोयल नदी जो है वो झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। कौन, तो दक्षिण कोयल झारखंड और उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिण कोयल जो है आपका बोल रहा है कि आपका दक्षिण कोयल जो है वह नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रभावित होती है, जो उड़ीसा के राउरकेला के पास संख नदी से मिलकर ब्रह्मानी नदी के नाम से प्रभावित होती है, ठीक है। अगला देखिए, बराकर नदी जो है दामोदर नदी की सहायक नदी है। बराकर नदी जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से बहते हुए हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिलती है, ठीक है। बराकर नदी जो है दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकल करके क्या होता है कि हजारीबाग बहते हुए दामोदर में लास्ट में मिल जाती है। और दामोदर किसकी है, तो हुगली से मिलती है। दामोदर हुगली नदी से मिल जाती है लास्ट में।
इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी की उपनदियाँ हो गई और इस तरह से आपका ई आंसर जो है वो सही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में होता है, तो यह भी देखिए पटना जिले में होता है, बी आंसर हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो आपका उत्तरकाशी जो है वो गंगा नदी के किनारे नहीं है। भागलपुर, कानपुर और फतेहपुर है, लेकिन आपका उत्तरकाशी नहीं है। ठीक है, सी आंसर हो गया आपका। ठीक है, यह देखिए आपका गंगा नदी की प्रधान शाखा जो भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देव प्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, तो उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, ना कि गंगा से है। ठीक है, उत्तरकाशी का संबंध किससे है? भागीरथी से है। फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है, तो लेह जो है सबसे सूखा स्थान है। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है, यानी लेह। कौन सा? तो लेह हो गया। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। ठीक, ए आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए अमृतसर जो है वो 31 डिग्री 29 मिनट से लेकर 32 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, और आपका शिमला क्या है, तो 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ तक है। ठीक है, लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु इसकी जलवायु में विभिन्नता के कारण उनकी ऊंचाई में विभिन्नता का होना है। ठीक है, यानी इनमें क्या जलवायु अलग इसलिए क्योंकि ऊंचाई भी अलग अलग है। ठीक है, यानी किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, तो आपके अमृतसर की ऊंचाई ज़्यादा है। अमृतसर की ऊंचाई समुद्र तल से जो है 175 से 200 मीटर है, जबकि आपका शिमला की है ऊंचाई कितनी है, तो आपकी जो है वो ये आपका अक्षांश पूछ रहा है। ठीक है, आपका डिग्री के अनुसार ये है, और आपका अगर देखा जाए तो शिमला में क्या है, तो ऊंचाई के नाम पे आपका जो है वो शिमला सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे है। ठीक है, उसी के अनुसार जो है वो क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है, यानी जैसे जैसे क्षोभ मंडल में बढ़ेंगे तो टेम्परेचर क्या होता है, डाउन होते जाता है। ठीक है, टेम्परेचर। चलिए आपका क्या भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है, तो कहाँ से प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है ना, तो यहाँ पे कौन सा, तो सी आंसर सही हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% मतलब 75% हिस्सा प्राप्त होता है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। दुमटी यानी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो दुमटी यानी लोम मिट्टी में ये जो है वो सभी प्रकार के कण मिलते हैं, यानी कहने का मतलब बालू कण भी मिलता है, चिकना कण भी मिलता है, पाशु कण, यानी सारे कण मिलते हैं। डी आंसर हो जाएगा। देखिए सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू कण 40% मृतिका के कण और 20% घात के कण मिलते हैं। ठीक है, इस तरह से डी आंसर सही है। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो ये मिलता है चिकनी मिट्टी में सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, ये आंसर हो गया। देखिए चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में क्या होता है, जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम घात 50% तक मृतिका और बालू की कुल मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, इससे जल क्रांति हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला, निम्नलिखित नहर बोला जा रहा है कि नहर प्रणाली में किसी बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, त्रिवेणी नहर से सिंचाई होती है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपका जो है वो निम्नलिखित में से निम्नलिखित विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से, यानी गंडक के क्या करती है, आपके बाएं तट से निकलती है और पश्चिम चंपारण के जिले में प्रवेश करती है। कौन, तो गंडक नदी। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि आपको कूट सहायता से हरित क्रांति के घटक बताना। उच्च उत्पादन देने वाली किस्में बीजें थी, सही है। सिंचाई
फिर ग्रामीण विद्युतीकरण और ग्रामीण सड़कें और विपणन जो है हरित क्रांति के घटक के अंतर्गत है। तो सभी चारों सही है, ठीक है, डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है तो कह रहा है क्या कि आपका जो है भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीजों यानी उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने यानी ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देने हरित क्रांति के नाम से जाना जाता था। हरित क्रांति में प्रमुख कितने घटक थे? तो 4 घटक समाहित थे, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो ये जो है आपका ई हो गया। देख लेते कौन सा। तो दिए गए जो विकल्प है सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों, पादप संरक्षक तकनीक के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि करते हैं। इसमें से हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ, ठीक है। देखिए इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो ये क्या है? तो उपयोग सभी है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और आपके नीली क्रांति, डी आंसर हो गया। देखिए यहाँ पे क्या है कि वर्ष 2000 में जो है वो क्या होता है कि केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की, ठीक है, कृषि नीति की। और इसका यही नीति के तहत क्या है कि इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में सभी संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, यानी हरित क्रांति हो गया, श्वेत क्रांति हो गया, पीली क्रांति, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत, खाद्यान्न श्रृंखला शामिल थी। 2002 जो 2000 में नई कृषि नीति है उसमें, ठीक है। आपकी काली क्रांति संबंधित है तो ये क्या कच्चा तेल उत्पादन से है। देखिए काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियाँ उनके उत्पादन इस प्रकार है। गुलाबी क्रांति प्याज हो गया, गुलाबी क्या हो गया? प्याज। नीली मछली हो गई। और हरित क्रांति खाद्यान्न से है। लाल जो है मांस और टमाटर से, मांस और टमाटर 2 तरह के। और पीली जो होते तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं। भारत का अधिकतम गेहूँ उत्पादन होता है तो कहाँ पे होता है? तो यह होता है यूपी में, ठीक है, डी आंसर हो गया। देखिए ये जो है वो आपका जो ये डाटा भी हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है ना, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा, ये इस पे रिलायबल मत कीजिएगा। इसको डाटा को हर बार जो कृषि डाटा आता है ना, एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो आती है, तो आप इसको देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर रिपोर्ट जो आती है तो उसको देख करके आप उससे अपडेट हो लीजिएगा, ठीक है। जैसे ये हो, देखिए फॉरेस्ट हो गया, देखिए फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया, फॉरेस्ट रिपोर्ट हो गया आपका। उसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया। उसके अलावा जो क्या होता है पशु से एनिमल वाला हस्बेंड्री जो होता है वो सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब रिपोर्ट आप अपडेट हो लीजिएगा हमेशा, ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारे मार्क्स जो है 2-3 नंबर बढ़ जाते हैं, ठीक है। कोई भी पीएससी आप दीजिए, जैसे आप स्टेट दीजिए या फिर बिहार का, यूपी पीसीएस, अदर भी आप जो भी देना चाहते हो दे सकते हैं। बीपीसीएस, सीजीएस या फिर आपका जेपीएससी जो होता है, ये आपका जो झारखंड वाले हो गए या फिर गुजरात वाले हो गए, ये सब जो भी देते हैं वो अपडेट हो लीजिएगा वहाँ के डाटा के अनुसार। सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ पैदा होता है? तो ये यूपी में पैदा होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, ये भी हमेशा याद रखिएगा। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो आपका जो बिहार और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में तो नहीं होता है, ठीक है। ए आंसर हो गया इस तरह से, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है आपका क्या बोला जा रहा है, तो 20-21 का ये भी आप अपडेट हो लीजिएगा, ठीक है। तो 8 क्रम का बताया गया है। राज्य है यूपी हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आपका जैसे गुजरात हो गया, और आपका बिहार और हरियाणा, पंजाब हो गया। देखिए आप सभी जानते हैं कि यूपी क्या है, दूध में फर्स्ट है, मिल्क में। लेकिन अभी हाल ही का जो रिपोर्ट आया है तो अभी जो है राजस्थान जो है उत्पादन में फर्स्ट आ गया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा 2022 वाला जो रिपोर्ट आया है लेटेस्ट, ठीक है, राजस्थान में जो है।
देखिए, भारत के निम्न में से चीनी का कटोरा कहा जाता है तो किसको, तो यूपी को कहा जाता है। ए आंसर हो गया, क्योंकि ईख ज़्यादा होता है। देखिए, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का उत्पादन राज्य है, कौन, तो यूपी है। उसके अलावा 19-20 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है, और 20-21 में भी उत्पादन जो है वो आपको यूपी में हुआ। ठीक है, याद रख लीजिएगा, आपको 22-23 का देख करके जाना है। ठीक है, 22-23 का जो रिपोर्ट आएगा ना, यानी आपको 21-22 का, रुकिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको देख के जाना है 21-22 का रिपोर्ट देख के जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हम कब देने वाले हैं, 2023 में देने वाले हैं। किसकी, तो बीपीएससी की, है ना। चलिए, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो ये हमारा क्या है, तो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, सॉरी जम्मू कश्मीर हो गया। सी आंसर हो गया, मैं हिमाचल प्रदेश बोल दी हूँ। ठीक है, तो देख लीजिएगा, मैं ना बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि ये बोल नहीं पा रही है। ठीक है, भारत में केसर उत्पादन एकमात्र राज्य जो है वो आपके क्या है, जम्मू कश्मीर है। यहाँ जो है वो आपका प्राचीन काल से केसर का उत्पादन किया जाता रहा है, और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, अगला देख लीजिए, अब तो स्टेट बन चुका है ना। देख लीजिए, अगला क्या है कि नकदी फसल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। जूट, मूंगफली और गन्ना जो है क्या, नकदी फसल है। ठीक है, देखिए, ज्वार नकदी फसल नहीं है, क्यों नहीं है, तो आर्थिक समीक्षा भारत सरकार की बात करते हैं तो प्रदर्शित करता है। देखिए, खाद्य फसलें हो गई आपको, चावल, गेहूँ, मक्का, मोटे अनाज, उसके अलावा दलहन, उसके अलावा क्या है कि गैर खाद्यान्न फसलें, नकदी फसलें जिसको कहते हैं, आपका क्या, तिलहन हो गया, मूंगफली हो गया, रेपसीड हो गया, आपका जो है वो सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, बागानी फसलें, चाय, कॉफ़ी, रबड़, अन्य, गन्ना, तंबाकू जो हो गई। उसके अलावा क्या है कि आलू भी जो है वो क्या आपका बागानी फसल है, तो मैंने बोल दिया है। ठीक है, उसके अलावा रेशेदार कौन है, कपास, जूट और मेस्ता हो गया। ठीक है, अगला देख लेते हैं। उसके अलावा जो है वो बागानी फसलों के रूप में हम लोग देख चुके हैं। लोह अयस्क से संपन्न है, तो 2 राज्य बताना है, तो कौन सा है, तो आपका ये है आपका मध्य प्रदेश और उड़ीसा जो है वो लोहा संपन्न है। बी आंसर हो। ये देख लीजिए, हमेशा जो ये रिपोर्ट हमेशा बदलती है, तो इसको कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है वो निम्नलिखित में शहरों में निम्नलिखित लॉ अयस्कों में बेलाडीला निम्नलिखित में से खनन होता है, तो बेलाडीला से कौन सा होता है, तो हेमेटाइट होता है क्या, हेमेटाइट, हाँ तो बिल्कुल सही है। तो यह है जो है बेलाडीला से क्या होता है, तो हेमेटाइट का खनन होता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि बेलाडीला खाने जो होती है, यह छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है, कौन, तो बेलाडीला जो है। यहाँ पर क्या है कि हेमेटाइट का अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट जो है उच्च गुणवत्ता वाला क्या है, लोहे अयस्क है, और यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि में पाया जाता है। कौन सा, तो बेला आपका जो हेमेटाइट है। अब जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाला जो है वो मैग्नेटाइट है, जो आपका लोहे अयस्क कहाँ है, तो गोवा में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में, तमिलनाडु अन्य राज्यों में स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु जैसे राज्यों में स्थित है। तो आज के लिए यही तक वीडियो को रखते हैं, इतने ही प्रश्न को रखते हैं। तो ये अगला जो वीडियो है, जो आपको जितने भी प्रश्न होंगे उसको कवर किया जाएगा। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अच्छे वीडियो इस तरह की प्रीवियस ईयर या फिर बीपीएससी से सारे चीज़ों का जितने भी कंटेंट है, मैं अभी तो प्री के लिए करा ली हूँ, लेकिन मैं मेंस का भी कराऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।